नमस्कार। जी बिजनेस और प्रॉपर्टी प्लस के तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 2023 का आगमन हो चुका है और नया साल नए सपने, नई आशाएं, नए लक्ष्य लेकर आता है। जाहिर है चुनौतियां भी आती हैं। हम इस शो में बात करते हैं देश के सबसे अहम सेक्टर रियल एस्टेट और इंफ्रा की। आज के शो में हम बात करने वाले हैं रियल्टी सेक्टर इस नए साल को किस तरह से देख रहा है, क्या लक्ष्य तय किए गए हैं, बीते वर्ष को देखते हुए इस साल कैसा ट्रेंड रहने वाला है प्रॉपर्टी मार्केट में, निवेश, बिक्री, नए लॉन्च के लिहाज से 2023 से कैसी उम्मीदें हैं। सप्लाई साइड की बात ठीक है, डिमांड साइड कैसी उम्मीदें हैं। इस साल रियल्टी सेक्टर कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच रखने के लिए क्या कुछ योजनाएं बना रहा है, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर करेंगे आज बात। तो हमारे साथ कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर, प्रेसिडेंट नरेटको नेशनल, अरविंद नंदन है हमारे साथ, एमडी सेवल्स इंडिया, अमित रमानी है हमारे साथ, फाउंडर ऑफिस कोवर्किंग स्पेस, और सौरभ गर्ग भी हमारे साथ हैं, को फाउंडर nobroker.com। तो सबसे पहले बहुत स्वागत करेंगे आपका जी बिजनेस पर और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो राजन सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा। पिछले 2 साल डेवलपर्स के लिए बड़े शानदार रहे हैं। ब्रांडेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर भी आधे से अधिक हो चुका है, फिर चाहे बात सेल की हो, न्यू लॉन्च की हो। तो इस साल आप लोग क्या उम्मीद और लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? नमस्कार दीपक जी, और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर। ये 2 साल तो बहुत ही अच्छे गए। अब 2 साल अच्छे गए, उसके अंदर मैं सबसे पहले तो सरकार को, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने, आप मानोगे नहीं कि 60%, 50 to 60% स्टैंप ड्यूटी में राहत दी, जो एक बहुत बड़ी थी। ताकि क्या बोलते हैं कि आज अपन ने बोलता है कि जो ट्रैफिक जाम हुआ था, कि जो आज लग रहा था कि बायर्स घर बैठा हुआ था और डेवलपर्स भाव कम नहीं कर पा रहे थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना कम नहीं हो रहा था, तो ये सारी चीज बोलते हैं ना कि सारे, वो बोलता है ना कि सारे भगवान ने एक ही साथ आशीर्वाद दे दिया, वैसी हालत हो गई रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और होम बायर के लिए भी। और जिन्होंने जिन्होंने अपना मकान लिया हुआ है कि वो आज सच में खुश है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लैंड में कम से कम 25 से 30% रेट में इजाफा हुआ है, और प्रॉपर्टी में भी जो रेडी प्रॉपर्टी है वहां पर भी 5 से 8%। वो 5 से 8% इसलिए कि हमने हमारे मेंबर लोगों को बताया हुआ है कि जितना आप प्राइस रिजनेबल रखोगे तो सेल चालू रहेगी। तो जैसे मूवी में कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे रियल एस्टेट में सेल सेल सेल, ये तीनों अगर बिके तो ही अपनी गाड़ी चलती है। और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं, और आपको पता है कि मैं दिल से बोलता हूं, बेबाक बोलता हूं, और जो सच लगता है और जो दिल पे लगता है वही बोलता हूं। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री नेक्स्ट 2023 में 100% बहुत ही बढ़िया करेगी, बहुत ही अच्छा करेगी। ये सही कहा आपने कि पिछला साल बेहतर रहा, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो गई है कोरोना को देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि इस कोविड में सबसे अधिक मजबूत इम्यूनिटी रियल्टी सेक्टर की हो गई है, जिसकी सेहत दिन ब दिन तंदुरुस्त होती जा रही है। बहरहाल अरविंद सर, आपके पास आते हैं। बीते 1 साल में जहां एक और लगातार ब्याज दरें बढ़ी हैं, तो वहीं इसके साथ घरों की बिक्री भी रिकॉर्ड बनते टूटते दिख रही है। हाउसिंग में कैसा ट्रेंड रहेगा, किस सेगमेंट में और टिकट साइज में ग्रोथ और किसमें चैलेंजेस दिख सकते हैं? देखिए, हाउसिंग और कमर्शियल दोनों में हमने इस साल ग्रोथ देखी है, लेकिन इसको थोड़ा बारीकी से देखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो हमारे इनेबलर्स थे वो बहुत अच्छे रहे पिछले 1-1.5 साल में। मैं सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारा इंटरेस्ट रेट, जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है, वो आरबीआई ने होल्ड करके रखा 4% पर 1.5 साल से ऊपर तक। अलग अलग क्वार्टर्स में थोड़ा बिहेवियर अलग अलग रहा है। कमर्शियल में अगर आप देखें तो Q1 Q2 में बहुत तेजी थी, Q3 और Q4 में थोड़ी मंथर गति से डिमांड चली है। रेजिडेंशियल में Q1 Q2 में और Q3 में भी हर क्वार्टर में लगभग हमने 30-32 हजार की सेल देखी है, और Q4 में वो थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखती है। अब सवाल ये है कि ये डिमांड जो है ये किन किन सेगमेंट से आ रही है। इस साल हमने देखा कि न सिर्फ मिड सेगमेंट बल्कि जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है उसमें भी काफी बढ़ोतरी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कम से कम 2 क्वार्टर्स तक हमारा जो प्रीमियम सेगमेंट है वो बढ़ता रहेगा। मिड सेगमेंट जो है वो जैसा है वैसा चलेगा, अगर इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बन चुकी है। जब हम प्रीमियम सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं उन सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं जो
2 करोड़ से ऊपर के सेगमेंट है, जहां 17-18 हजार यूनिट्स की बड़े आराम से सेल हुई है। तो ये वो सेगमेंट है, मिड सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट, इन दोनों में काफी तेजी आई है और आगे इसके बने रहने की संभावना काफी मजबूत दिखाई पड़ती है। तो दीपक बिल्कुल। जी, अगर इसको समराइज करूं तो कहने का मतलब यह है कि क्वार्टर दर क्वार्टर एक डिफरेंस दिखाई पड़ा है डिमांड के पैटर्न में, और इस बिल्कुल। साल भी ये बने रहने की संभावना दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, प्रीमियम और मिड सेगमेंट में बीते साल मजबूत डिमांड दिखी है, तो वहीं आने वाले साल भी अनुमान है कि इस बार इस सेगमेंट में तेजी रहेगी। हालांकि ब्याज दरें बढ़ते रहने के बावजूद डिमांड बनी हुई है, ये देखने वाली बात है। अमित जी, आपके पास आते हैं। को वर्किंग सेक्टर में इस साल कैसी उम्मीदें बन रही हैं? ऑक्यूपेंसी रेट कैसा रहने वाला है, क्योंकि लगभग पूरी तरह से हम कोविड एरा से निकल आए हैं। बीते साल के मुकाबले इस साल नंबर्स कैसे रहेंगे? दीपक जी, 2022 तो लैंडमार्क ईयर रहा कोवर्किंग के लिए। ऑलमोस्ट आउट ऑफ 38 मिलियन स्क्वायर फीट जो पूरी इंडस्ट्री में कमर्शियल का टेकअप हुआ, उसमें से 7+ मिलियन स्क्वायर फीट कोवर्किंग का है। आज जो कोवर्किंग आज कोविड जब आया 2020 में, जो 25 मिलियन स्क्वायर फुट की इंडस्ट्री थी, आज 75 मिलियन स्क्वायर फुट की हो गई है। सारी लीजिंग जो 2022 में हुई, उसमें से 13% कोवर्किंग का टेकअप था। तो दीपक जी, ये तो बड़ा क्लियर हो गया है कि कोवर्किंग है मिड फ्रॉम बिकमिंग सॉर्ट ऑफ अ फेंस सिटर काइंड ऑफ सिनेरियो, अब वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ चुका है। एंटरप्राइजेस, एसएमईज और स्टार्टअप्स तीनों जो टेकअप करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट, वो तीनों आर फुल इनटू कोवर्किंग राइट नाउ एज अ ऑप्शन उनके रियल एस्टेट के लिए। सो 2023 में मेरा यह मानना है दीपक जी, 2-3 ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क अब इस्टेब्लिश हो चुका है। हर कंपनी ये डिसाइड कर चुकी है कि वो हर सिटी में मल्टीपल लोकेशंस बनाएगी जो लोगों के घर के पास होगी। टियर 1 सिटीज में मल्टी लोकेशन, जो कोवर्किंग इजी आंसर बनता है हर एक के लिए। कंपनियां 1-2 लोकेशन बनाने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर रखती हैं इंटरनली, बट जब उनको 10 से 15 लोकेशन एक सिटी में बनानी पड़ती हैं, 50 से 100 सीट होगी, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और जो अपना कैपिटल ऑपरेटिंग लेवरेज लेके कोवर्किंग के साथ जाना, वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सेकेंड, हमारा यह मानना है कि टियर 2 सिटीज में ग्रोथ की बढ़ोतरी होगी। ना सिर्फ बड़ी ITS कंपनियां, बट इंडियन कंपनियां जो अपने कॉल सेंटर या अपने नॉलेज प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप करना चाहती हैं, हमारी डिमांड 400 से 500% बढ़ी डिमांड साइड पे। मेरा ये मानना है कि 2023 में वो और बढ़ेगी। बिल्कुल, यानी को वर्किंग के लिहाज से भी नया साल काफी सकारात्मक दिख रहा है, उम्मीदें बनी हुई हैं। सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे, रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है रेंटल प्रॉपर्टी का। हालांकि आपने अभी हाल में अपनी रेंटल मार्केट की एनुअल रिपोर्ट भी जारी की है, तो क्या की ट्रेंड्स देखने को मिले हैं इस रिपोर्ट में? बाकी 2023 में रेंटल मार्केट कैसा करता हुआ दिख रहा है? तो दीपक जी, अगर आप रेंटल मार्केट में देखेंगे तो पिछले 2 साल रेंटल मार्केट के लिए काफी खराब रहे थे, लेकिन इस साल में हमने देखा कि अब सब लोग एकदम ही वर्क प्लेस के पास रहना चाहते हैं। गेटेड सोसाइटीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो एकदम से काफी रेंटल इन्फ्लेशन देखा गया। तो मतलब मेजर सिटीज में 12 से 18% तक रेंटल इन्फ्लेशन देखा। डिमांड बहुत ज्यादा थी, एंड जो गेटेड सोसाइटीज ऑफिस के पास है, कई कई जगह में तो 25 से 40% तक हमने इन्फ्लेशन देखा। इसका एक काफी पॉजिटिव रब ऑफ था कि इतने रेंट्स बढ़ रहे थे, तो रेंटल यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ सिटी में 4%, 5% टच करने लगी। तो काफी लोग जो कि रेंटल देख रहे थे वो बाय की तरफ शिफ्ट कर गए। तो हमने देखा कि मेजर डिमांड जो है, अगर आप एंड यूजर की देखेंगे, वो इसलिए आई क्योंकि वो कंपैरिजन सिर्फ ये नहीं देखता है कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया है, वो देखता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है और मुझे रेंट कितना पे करना है, उसके बीच का डिफरेंस दिखता है। तो इसकी वजह से भी आप जो एकदम देख रहे हैं कि डिमांड जो बाय में आ रही है, उसका रीजन ये भी है कि रेंटल यील्ड इतनी ज्यादा हो गई है। चाहे वो एंड यूजर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, वो भी सोच रहा है कि अगर मुझे 4 से 5% रेंटल यील्ड मिलने वाली है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, तो ये तो काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो उस तरह का भी हमने देखा कि हुआ। आगे 2023 में रेंटल की डिमांड तो एवरग्रीन है, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी। और जैसे कि हमने अभी चर्चा करी कि हमने भी ये देखा कि लग्जरी सेगमेंट में काफी ज्यादा डिमांड आ रही है। लग्जरी सेगमेंट में 3 करोड़ के ऊपर में हमने देखा कि हमारे पास बायर्स 3 टाइम्स हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। और
प्लॉट्स एक नया सेगमेंट है जो कि काफी बड़ी उसमें अब की बार इस साल आया है कि लोग लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा ट्रेंड हमने देखा कि अभी तक क्या था कि जितने भी लोग हैं वो लोग लैंड खरीदना चाहते थे, क्योंकि हम लोग सब लोग काफी लोग मिडिल क्लास टाउन से आए हैं एंड हमेशा लैंडेड प्रॉपर्टी में रहे हैं, बट कभी कोई ऑप्शन नहीं था। बट अगर आप इस साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% जंप है लैंडेड प्रॉपर्टी ऑप्शन पे, जाके मेजर डेवलपर्स ने लैंडेड प्रॉपर्टी लॉन्च किया है। तो इसलिए उस पे काफी ज्यादा डिमांड देखा है और मुझे लगता है कि ये लग्जरी और लैंड का डिमांड कंटिन्यू रहेगा। राजन सर, डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बेस है। आपके प्रोजेक्ट्स तय करते हैं कि मार्केट की दिशा कैसी रहने वाली है। इस साल ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए डेवलपर्स की रणनीति क्या रहने वाली है? फोकस हाउसिंग पर रहेगा, कमर्शियल पर रहेगा, रिटेल पर रहेगा, या फिर नए ट्रेंड्स वेयर हाउसिंग, डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क्स की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा? दीपक जी, क्या है इसमें, डेवलपर में भी कैटेगरी है। जो कमर्शियल करता है वो कमर्शियल ही करता है, जो अफोर्डेबल करता है वो अफोर्डेबल करता है, जो लग्जरी करता है लग्जरी करता है। लेकिन अभी जो सौरभ जी ने बताया है कि वैसे ये एक नया सेगमेंट डेवलप हुआ है कि प्लॉटेड डेवलपमेंट का। प्लॉटेड डेवलपमेंट इसलिए हुआ ताकि क्या होता है कि लोगों को, हर आदमी को बड़ा घर तो चाहिए लेकिन वो सिटी में अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी में 100% काफी लोगों ने प्लॉट्स के, जितने भी प्लॉट्स है उसके प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं और उनकी बिक्री भी अच्छी हुई है और उनके दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं। सेकेंड थिंग जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि रेंटल जो बढ़ गया है वो इन अ वे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि जबकि अगर आप देखो कि अगर रेंट ही अगर 4 से 5% अगर आप रेंट दे रहे हो तो उसी लेवल पे तो आपकी ईएमआई आ रही है। तो अगर आप रेंट देते रहो उसके बजाय ईएमआई में खुद का मकान खरीद लो, ये आज लोगों ने देखा हुआ है। और जितने भी मिलियनर्स है, पहले जो मिलियनर्स थे वो बिलीव नहीं करते थे कि ओन प्रॉपर्टी करने में, वो सोच रहे थे कि हमने रेंट पे प्रॉपर्टी ले लिया, 2-3 साल रह गए दूसरे जगह। दे यूज्ड टू चेंज देयर जॉब ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली। वेरिन आज वो ट्रेंड रहे तो भी लोगों को एक पक्का हो गया है कि अपना खुद का एक मकान कोई ना कोई सिटी में जहां पर भी उनको लग रहा है उनका बेस है वहां पर चाहिए। तो आज जो डेवलपर जो पीछे से करते आ रहा है वही चेंज करेगा। और मैं लोगों को सुझाव भी ये देता हूं कि जब तक उसको पूरा नॉलेज नहीं है वो नेक्स्ट चीज में नहीं जाना चाहिए। वरना क्या करते कि वो कहावत है ना कि जेनु काम तेरू करे, मतलब जिसको जो समझता है वो करे, बिजा करे तो गोता खाए। तो उससे बेहतर है कि अपने को आता है वही शांति से करो। बिल्कुल ठीक है, जिसको जो समझ में आए वो वही करे, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। मुझे लगता है कि इधर उधर के चक्कर में देश भर में हजारों प्रोजेक्ट स्टक पड़े हुए हैं, ग्राहक फंसे हुए हैं। तो यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नए साल में डेवलपर्स की रणनीति क्या रहने वाली है, फोकस किधर है और अपॉर्चुनिटीज कहां नजर आ रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद प्योर हनी की पहचान सिर्फ टेस्ट से नहीं, टेस्ट से होती है। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100% गारंटी। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देश में विशाल एक्सप्रेस वे नेटवर्क वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन में असीम अवसरों वाले सबसे बड़े बाजार। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है।
आइए ट्रिपल टी यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में अपार संभावनाओं वाले नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को पुस्तकीय स्टेट टिटवाला की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश में विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन में असीम अवसरों वाले सबसे बड़े बाजार। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आपका स्वागत है। आइए ट्रिपल टी यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में अपार संभावनाओं वाले नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे अब बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर के आउटलुक की और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अरविंद सर आपके पास आते हैं। ब्रेक से पहले हम राजन सर के पास बात कर रहे थे इस साल डेवलपर्स का फोकस किधर रहने वाला है, तो इसी सवाल को आपसे भी समझना चाहेंगे कि जब कोविड टेंशन थी तो डेवलपर्स का फोकस लैंड बैंक बढ़ाने की ओर दिखा था, नए लॉन्च काफी पीछे छूट गए थे। अब जब ग्लोबली हालात को बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, हालांकि हम तमाम देशों के मुकाबले अच्छी स्थिति में हैं, ऐसे में भारतीय रियल एस्टेट में क्या रणनीति दिखेगी? जारी प्रोजेक्ट पूरे करने पर फोकस रहेगा, नए लॉन्च बढ़ेंगे या 2023 में कुछ अलग ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारा या दुनिया का कोई भी रियल एस्टेट मार्केट जो होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा 75-80% तो रेजिडेंशियल ही होता है। रेजिडेंशियल के कई प्रकार हैं लेकिन रेजिडेंशियल होता है। फिर बाकी में कमर्शियल होता है, कमर्शियल में IT या नॉन IT हो सकता है, रिटेल होता है, हॉस्पिटैलिटी होता है और अब कुछ नए सेगमेंट्स भी उभर आए हैं। और अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं कि इस वर्ष में कौन कौन से वो सेगमेंट हैं जिनमें बढ़त देखने की हमें गुंजाइश बनती है। तो ये तो हमने अभी जैसी चर्चा भी की कि रेजिडेंशियल सेगमेंट, खास करके मिड सेगमेंट और मिड सेगमेंट से ऊपर जो है उसमें बढ़ोतरी की काफी गुंजाइश है। हम सब ने बात की है कि जो इंटरेस्ट रेट की डिपेंडेंस है वो इतना मैटर नहीं करती है, और वो सेगमेंट जो कि EMI डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि अपर मिड सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट, वो इस समय काफी पुख्ता स्थिति में है। तो एक तो वो सेगमेंट हो गया जिसमें कि हम बढ़त देखने की मेरा अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, जिस सेगमेंट पर हम अक्सर नजर डालते हैं लेकिन देखना भूल जाते हैं, वो ये है कि कमर्शियल में 2 सेगमेंट ऐसे हैं जिन्होंने की बड़ी सतत ग्रोथ की है। एक पर अमित ने बात कर ली, कोवर्किंग हम समझ रहे थे 2020 में कि ये खत्म हो गया है, ये गिरते गिरते नीचे 6-7% मार्केट शेयर पे आ गया था। आज ये वापस 14.5-15% की शेयर पे आ गया है और इसने ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाले समय में ये और मजबूत होता जाएगा। तो अगर कमर्शियल की बात करें, IT तो हम सब समझते हैं, BFSI यानी कि बैंकिंग भी हम सब समझते हैं, लेकिन ये कोवर्किंग, फ्लेक्स स्पेसेस का जो सेगमेंट है, इसकी बढ़त बने रहने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आप देखिए इस साल रिटेल की एक रीट आने की पूरी संभावना है। हम अक्सर इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि रिटेल और हॉस्पिटैलिटी ने काफी बुरी मार सही थी कोविड के दौरान, लेकिन इनमें भी अब वापस से रिकवरी शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लगता है हमें इन 2 सेगमेंट्स पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि इनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होने की संभावना बनती है। तो ये 3-4 हैं दीपक जी, जिनमें कि हम कह सकते हैं कि हमारी नजर बनी रहे एक इन्वेस्टर के तौर पर। और जैसा मैंने शुरू में कहा, पूत के पांव पालने में दिखते हैं जिस तरह, उस तरह से डेटा सेंटर की ग्रोथ भी दिखाई पड़नी शुरू होने लगी।
बिल्कुल, जिस तेजी के साथ डेटा सेंटर्स में निवेश दिख रहा है, डेवलपर्स का फोकस दिख रहा है, ऐसे में आने वाला समय डेटा सेंटर्स के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अमित जी, यूरोप और अमेरिका समेत कई देश मंदी की चपेट में आते दिख रहे हैं, जो जग जाहिर बात है। कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ऐसे में आउटसोर्सिंग के चलते हमारे यहां ऑफिस डिमांड बढ़ जाती है। इस बार जो मंदी की आहट है, उसमें हमारे लिए कैसे संकेत दिख रहे हैं? मार्केट्स में लोगों को कॉस्ट कटिंग और सेविंग्स लानी होती हैं, तो वो कॉस्ट कटिंग कैसे आएगी? आप एक एक्सपेंसिव रिसोर्स का काम लेके एक मोर कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्स को देंगे तो आपका कम होगा ओवरऑल एक्सपेंस। तो मेरा तो ये मानना है कि जब रिसेशन या ये जो मंदी का माहौल बनता है डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उससे तो हमेशा इंडिया को फायदा ही हुआ है। आप कोई भी दौर उठा के देख लीजिए, लेट 90s का, लेट 2010, अर्ली 2010 का, सब टाइम पे इंडिया को तो बेनिफिट ही रहा है ओवरऑल। थोड़ा बहुत 3-4-6 महीने का होता है इधर उधर, बट ओवरऑल तो ग्रोथ इज देयर। सेकंड, जैसे मैंने कहा कि अब इंडिया की जो स्टोरी है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, एंड यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इंडियन कंपनीज को बढ़ोतरी दे रही है, स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बना रही है, उनका भी इतना काम हो गया है कि वो भी एक मेजर सेगमेंट बन गई है। जो ITITS के कंपैरिजन, जो प्योरली पहले मल्टीनेशनल रहती थी, इंडियन ITITS कंपनियां भी अपनी बढ़ोतरी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, ऑलमोस्ट प्रिडिक्शन है कि इस साल 100 यूनिकॉर्न से भी ज्यादा आने की उम्मीद है। 2023 भी बहुत स्ट्रांग ईयर रहेगा अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। तो उसके करते मेरे हिसाब से तो डिमांड जो है ओवरऑल बढ़ेगी, वो चाहे यूरोप US की हो, या इंडियन मल्टीनेशनल्स की हो, या इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की हो। एक अंतिम सवाल आपसे सौरभ जी, रीजन वाइज अगर हम देखें तो रेंटल मार्केट में सबसे अधिक ग्रोथ किन शहरों में देखने को मिल रही है, और इसकी बढ़ती वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी ऐसे शहर हैं जहाँ पे की IT डिमांड है, जैसे कि बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, तो वहां पे काफी डिमांड देखने को मिली है, क्योंकि ये सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और मार्च के बाद वापस आ गए। तो इसका काफी बड़ा रीजन एक तो ये है। दूसरा, आई थिंक एक बड़ा ट्रेंड और देखने को मिला है कि कोविड के बाद जो बड़े घर की डिमांड है, 3 BHK 4 BHK, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी भी कई जगह हाइब्रिड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम ही ऑफिस जाना है, तो लोगों ने बड़ा घर लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड काफी लोग जो हैं इसमें वर्क प्लेस के पास भी रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा ट्रैफिक सारे शहरों में ही हो गया है। मैं तो बेंगलोर में रहता हूँ, जहाँ पे की ट्रैफिक की बहुत ही बुरी हालत है, बट सब जगह ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पीपल वांट टू स्टे क्लोजर टू द वर्क प्लेस। ये एकदम रिवर्सल है जो हमने 2019, 2020, 21 में देखा था कि लोग बोल रहे थे कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो वो एकदम ही रिवर्सल हो गया है। एंड सोसाइटी, गेटेड सोसाइटीज के अंदर जो है, अगेन डिमांड बहुत ज्यादा है। दैट्स द फर्स्ट प्रेफरेंस। मोर देन 50% पीपल से कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि गेटेड सोसाइटी में रहना है। तो ये इन्हीं सभी शहरों में देखा है, और इसी के चलते हुए हम देख रहे हैं कि जो कि गेटेड वाले सोसाइटीज है, क्लोजर टू वर्क प्लेस है, वहां पे रेंटल इन्फ्लेशन 25% से 40% हो गया है बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों में। तो उसका एक काफी बड़ा रीजन ये है। बट ओवरऑल आई थिंक सारे ही शहरों में हमने डिमांड देखी। ऐसा नहीं है कि मुंबई, दिल्ली पीछे है या चेन्नई पीछे है, वहां पे भी काफी डिमांड देखी गई है। तो शो के अंत में एक और अहम सवाल कि नए साल में हर कोई नई तरह से जीने की कोशिश करता है, किसी ना किसी तरह का संकल्प लोग लेते हैं। तो राजन सर, इस बार आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने वाला है? सर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि पहले सेहत देखो, कोरोना कब भी आ सकता है, तो पहले सेहत ठीक करो। अमित जी, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रहेगा? दीपक जी, इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कंपनी को IPO ले जाना। अरे वाह, क्या बात है। सौरभ जी, आप? मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता नहीं हूँ दीपक जी, तो कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है मेरा। क्या बात है, हर जैसा। ग्रेट। ओके, और अरविंद सर, आप क्या संकल्प लेने वाले हैं इस नए साल पे? हाँ, हमारा भी ऐसा ही है कि कुछ नया रेजोल्यूशन तो नहीं लेते, लेकिन जैसा राजन जी कह रहे थे कि सेहत अच्छी रखो, सेहत पे ध्यान रखो, यही हो। बिल्कुल। तो हमारा भी रेजोल्यूशन है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे शो बनाएं, घर खरीदारों से जुड़े, रियल एस्टेट
के जो मुद्दे हैं उन पर मजबूती के साथ बात रख सकें। बहरहाल पूरी चर्चा को अगर हम समझें तो 2023 को लेकर रियल एस्टेट डेवलपर्स काफी बुलिश हैं। भले ही ब्याज दरें बढ़ती रह सकती हैं, लेकिन डिमांड भी मजबूत बनी हुई है। कमाल की बात तो यह है कि मिड सेगमेंट के अलावा प्रीमियम सेगमेंट में बम्पर डिमांड दिख रही है। जो अगर हम कोवर्किंग की बात करें तो कोवर्किंग सेक्टर के लिहाज से टियर 2 शहरों में मजबूत डिमांड बनती दिखेगी। रेंटल मार्केट में डिमांड बढ़ी है, किराया भी बढ़ा है। इस साल भी यह क्रम जारी रहता दिख रहा है। रिटेल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दिक्कतें थीं, लेकिन अब लगातार इन सेक्टर्स में तेजी दिखनी शुरू हो गई है। ग्लोबल मंदी की आहट भले है, लेकिन हमारा मार्केट काफी हद तक तैयार है। इसी के साथ राजन जी, अरविंद जी, अमित जी और सौरभ जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर जी बिजनेस और प्रॉपर्टी प्लस के तमाम दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई और आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और खुश रहें। नमस्कार।